स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। देखिए एक फिर नए धमाका के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर आपका जो इस वीडियो में हम सोल्यूशन करवाएंगे आपका क्लास 9 का मॉडल पेपर सेट 1 का जो विज्ञान है उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न क्या बोला कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक को लिखिए। क्या बोला है कि ऊर्जा और शक्ति के एसआई मात्रक को लिखिए। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दूसरा प्रश्न बोला कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यानी आपको ये तीनों के बीच में संबंध लिखना है, ध्वनि तरंग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच में। तो देखिए तीनों के बीच में जो क्या बोलते संबंध होता है वो इस तरह होता है कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। तीसरा बोला कि H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन देगा कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। तो H2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन की संख्या आपका यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है ऑक्सीजन, इसलिए 1 लिखेंगे गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब दोनों को जोड़िए, 2 कम 2 प्लस 16 कम 16, 2 और 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर 18। चौथा प्रश्न बोला कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। चौथा प्रश्न आपका समाप्त होता है। पांचवा प्रश्न बोला गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राइजोबियम। एड्स नामक बीमारी किस परमाणु विषाणु के कारण होती है। तो आपका समझ लीजिए HIV। आपको हिंदी में ऐसे लिखे या तो फिर इसी तरह इंग्लिश में HIV, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न बोला कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो देखिए आपका वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन बात करेगा तो ऑक्सीजन आपका 21% और नाइट्रोजन आपका हो जाएगा यहाँ पर 78%। ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पर ऑक्सीजन भी दे सकता है या नाइट्रोजन दे सकता है, तो दोनों का याद रखिएगा। ऑक्सीजन होगा आपका 21% और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो 1% के अंदर आ जाएगा, जो बचा 1% के यहाँ पर 70% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21% आपका ऑक्सीजन, तो ये आपका टोटल 99% नहीं हो गया, बचा 1%। उसमें 1% में बाकी जितना भी सारा गैस है आपका सब 1% के अंतर्गत आता है। देखिए आपका 8वां बोला कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए और उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल है। तो देखिए 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। और ये आपका जूल का परिभाषा हो गया। और देखिए आपको बोला कि किस राशि का किसका ऐसा मात्रक जूल है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि वो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपका यहाँ पर जूल है। अगला प्रश्न 9वां कि किसी दिए के माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। देखिए आपका आवृत्ति दिया 220 हर्ट्ज और वेग दिया 440 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना बोला तरंग दैर्घ्य। तो देखिए आप लोग कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो देखिए आपका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 400 नहीं, आपका यहाँ पर वेग दिया 440, तो 440 लिख देंगे। यहाँ समझिए वेग आपका दिया 440 तो 440 लिख दिए बराबर यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका नहीं दिया है, तरंग दैर्घ्य आपका नहीं दिया, इसलिए आपका यही का ही रह जाएगा गुना 220 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अकेला अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुना था तो आ जाएगा भागा में, तो 440 भागा आ गया 220, तो काटेंगे 2 बार में तो आपका हो जाएगा आंसर यहीं पर। तो तरंग दैर्घ्य आपका हो जाएगा 2 मीटर। देखिए बनाया हुआ, किसी का स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले यहाँ से। 10वां प्रश्न है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। इसका सबसे परमाणु की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान को अगर आप गुना कीजिएगा अवोगाद्रो संख्या से तो आपको परमाणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना था, 46 था, यानी 46 ग्राम था, तो 46 ग्राम लिख दिए। लेकिन देखिए इतना तो कंफर्म है कि आपको 46 ग्राम दिया है, तो 46 ग्राम आप वहाँ पर लिख दिए, लेकिन आपको बस 23 कैसे आया,
देखिए सोडियम बोला है ना, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, इसलिए नीचे लिखें 23 गुना। अरे आपका लिखा है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका है अवोगाद्रो संख्या। अब देखिए इसको काट देंगे 2 बार में से कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। यही आपका हो जाएगा परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर ले लें। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। देखिए सर जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक तरबूज की तरह था। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति धंसे रहते हैं। 12वां प्रश्न बोला कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु का जो 1 मोल होता है उसका होता है 16 ग्राम। बोला 0.5 ग्राम, तो काम कीजिए आप 0.5 को यहाँ पर गुना कर दिए, यहाँ आपको आ जाएगा 0.5 मोल। तो 0.5 को 16 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 ग्राम। प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को ही प्रतिरक्षण कहते हैं। 16वां प्रश्न बोला है कि आपको 14 प्रश्न नंबर है कि जल प्रदूषण के 3 कारण लिखिए। तो देखिए जल प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित है। पहला है कि जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव, दूसरा है कि मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, और तीसरा है कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहा देना, नहाना या जानवर को पानी में धोना, जानवर को नदी में धोती का वो आपका एक सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज हो गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका जल प्रदूषण भी होता है। अब अगला प्रश्न बोला कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसके ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गतिज ऊर्जा किसी पिंड को वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड के विरामावस्था में उस वेग तक त्वरित करने के कार्य के बराबर होती है। क्या अगर इस ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है तो आप सीधा लिखिए कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका जो व्यंजक होता है वो आपका होता है 1/2 mv²। यहाँ पर आप लोग समझिए, एक होता है गतिज, एक होता है स्थितिज। तो स्थितिज किसको बोलते हैं, तो अगर कोई वस्तु स्थित है, नहीं रुका हुआ है, और उसके कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, कोई ऊर्जा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में गति के कारण होगा कोई ऊर्जा उत्पन्न, तो गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति के कारण होगा आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाता है यहाँ पर देखिए आपका ये 1/2 mv² आपका गतिज ऊर्जा और mgh हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा। अब जब आप इस दोनों ऊर्जा को जोड़िएगा तो आपको यहाँ से एक नया ऊर्जा मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग आंतरिक ऊर्जा, यानी 1/2 mv² प्लस mgh आपका हो जाएगा यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का एक समान वेग है। 16 प्रश्न है, एक तरंगे की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। आवृत्ति क्या होता है, किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व के प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि के तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी एकांक समय में 1 सेकंड में कितना दोलन किया उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, और एक दोलन करने में जिसको जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। देखिए लिखा हुआ कि माध्यम में घनत्व को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। देखिए अगला बोला कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। आपको सिर्फ समस्थानिक पूछ ले तो समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। यानी मान लीजिए एक तत्व है जिसके मान लीजिए एक तत्व है जो दो टाइप में विद्यमान है और उसका परमाणु संख्या दोनों का बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उसी को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि क्लोरीन एक ही तत्व है, इसका देखिए परमाणु संख्या दोनों का सेम है 17 दोनों का, लेकिन उसका देखिए परमाणु द्रव्यमान, एक का परमाणु द्रव्यमान 35 है तो दूसरा का परमाणु द्रव्यमान 39 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। इसका कोई 3 उपयोग लिखने बोला है। तो पहला उपयोग कि 60C
यानी कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है। और यूरेनियम के 1 के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होते हैं। जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए जल चक्र बनाना, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको लिख देना है। देखिए आपका जल चक्र को समझाते हुए क्या बोला कि आपको जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। आपको इस तरह से पहले चित्र बनाना, उसको व्याख्या करना है। बनाना क्या है कि सबसे आपको बताना है सिर्फ कि सबसे पहले वर्षा होती है, कुछ नहीं करना। आपको बताना है कि सबसे पहले वर्षा होती है और वर्षा जा कर के देखिए आपका कहीं पेड़ के जड़ में, या तो पेड़, यहाँ देखिए आपका या तो कोई नदी में गिरता है या तो कोई ज़मीन पर गिरता है। उसके बाद क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी जल स्रोत पर गिरती है तो वहाँ की जो पानी होती है, जो वहाँ जल प्रेजेंट होता है, जो जल वहाँ उपस्थित होता है, वो क्या होता है कि वाष्पीकरण के थ्रू ऊपर चला जाता है और एक वाष्पीकरण भाप के रूप में ऊपर चला जाता है और वहाँ जा कर के फिर से जमने लगता है। कुछ देर जमने के बाद ये जमने के बाद ये बादल बन जाता है, फिर संघनन होकर के फिर वर्षा होने लगती। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ से गया, फिर वहाँ से वापस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो इस प्रकार एक जो चक्र बना, इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। आप लोग इतना समझा करके लिख देना है और आपको इस चित्र को छाप देना है। 19वां प्रश्न बोला कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो संक्रामक रोग उसको बोलते हैं जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण मलेरिया, फ्लू। तो आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को संक्रामक बोलते हैं, और वैसे रोग जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं असंक्रामक। ध्यान दीजिए, कोई एक बीमार व्यक्ति है, उससे किसी और को दूसरा बीमारी फैल रहा है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, और नहीं फैला तो जाएगा असंक्रामक रोग। उदाहरण है मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर तथा पोषण से संबंधित विकार के कारण उत्पन्न बीमारियां। इस तरह से आपका मॉडल सेट 1 होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एवं देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भी मॉडल सेट 1 जा रहा है, कुछ देर में आपका मॉडल सेट 2 भी चला जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।